ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरीन और वक्त हो चला है न्यूज एट 10 का। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे तेलंगाना की, जहां एंटी करप्शन ब्यूरो ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की और ये कार्रवाई एक निलंबित अधिकारी के ठिकानों पर हुई, जहां से 10 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति बरामद की गई। 500 रुपए के नोटों के ये बंडल निलंबित अधिकारी वेंकट रेड्डी के ठिकानों से ही बरामद हुए हैं। वेंकट रेड्डी हनुमाकोंडा जिले में अतिरिक्त कलेक्टर के पद पर तैनात था और जब छापेमारी हुई तो इस अकूत संपत्ति के बारे में पता चला। 5 दिसंबर 2025 को वेंकट रेड्डी को 60,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था। इसी के बाद ये अधिकारी जांच एजेंसीज के निशाने पर था। एंटी करप्शन ब्यूरो ने हैदराबाद समेत कई जिलों में एक साथ वेंकट रेड्डी के ठिकाने पर छापा मारा। 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति, 2 किलो सोना और 30 लाख रुपए नगद बरामद हुए। राजस्थान के अजमेर में चोरों ने एक बैंक को निशाना बनाया। चोरी की इस वारदात को जिस अंदाज में अंजाम दिया गया, उसे देखकर पुलिस अधिकारी भी हैरान रह गए। चोर बैंक ऑफ बड़ौदा की छत तोड़कर अंदर दाखिल हुए थे और करीब 1.25 करोड़ रुपए की कीमत का सोना चुराकर भाग निकले। ये बैंक केकड़े इलाके में पुलिस थाने के सामने मुख्य चौराहे पर मौजूद है। इसके बावजूद चोरों ने इत्मीनान से इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया। चोर छत के जिस हिस्से को तोड़कर अंदर घुसे, वो जगह लॉकर रूम के ठीक ऊपर की थी। यानी चोरों को पहले से पता था कि किस जगह छत तोड़ने पर वो लॉकर रूम तक पहुंचेंगे। चोरों ने बेहद शातिराना तरीके से बैंक की छत को तोड़ा और उसके बाद मजबूत लोहे के सरियों को इलेक्ट्रिक कटर से काटकर लॉकर रूम में दाखिल हुए। हरियाणा में कुछ दिन पहले जालसाजों ने एक शख्स के साथ ठगी की थी। उसे लालच दिया गया था कि उसके पैसे कुछ दिनों में डबल कर दिए जाएंगे। अब पुलिस ने इस केस में बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता को गिरफ्तार किया है। हरियाणा पुलिस और बिहार एसटीएफ ने समस्तीपुर जिले में संयुक्त छापेमारी की। ये छापेमारी पंकज लाल के मकान पर की गई, जो बीजेपी का पूर्व जिला प्रवक्ता है। आरोप है कि हरियाणा के एक व्यक्ति से 2 लाख रुपए लेकर उसे 4 लाख रुपए देने का झांसा दिया गया। बाद में रुपए लेने के बाद रास्ते में लूट की घटना को अंजाम दिया गया। पंकज लाल ने कुछ समय पहले 3 करोड़ की लागत से आलीशान मकान का निर्माण शुरू कराया था, जिसका काम अब भी जारी है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने पंकज लाल के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से एक कार, 20 लाख के जेवर और भारी नकदी बरामद हुई। इस मामले में नकली नोटों के धंधे की बात भी सामने आ रही है। इलाके में चर्चा है कि पंकज लाल 30,000 असली रुपए के बदले 1 लाख रुपए के नकली नोटों की सप्लाई करता था। पिछले कुछ दिनों से फिल्म क्रिश का एक गाना सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। कचरा बीनने वाले एक लड़के ने इस गाने को ऐसे अंदाज में गाया था कि देखते ही देखते 21 साल पुराना ये गाना एक बार फिर लोगों की जुबान पर छा गया। अब गणतंत्र दिवस परेड के अभ्यास के दौरान ये गाना भारतीय सैनिक गाते हुए नजर आए हैं। तो क्या किया, दिल ना दिया, बोलो क्या किया, दुनिया में भी अगर प्यार न किया तो क्या किया, दुनिया में भी अगर प्यार न किया तो क्या किया, दिल ना दिया, बोलो क्या किया, बोलो क्या किया, दुनिया में भी अगर प्यार न किया तो क्या किया, दुनिया में भी अगर। बीते दिनों मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में जहरीली मिठाई खाने से अलग अलग परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं अब इस मामले पर एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है। मिठाई ना तो खराब थी और ना ही उसमें सामान्य मिलावट थी, जिससे वो जहरीली हो गई। चर्चित मिठाई कांड में खाद्य विभाग की जो पहली जांच रिपोर्ट आई है, उसके मुताबिक लावारिस थैले में रखी मिठाई में बहुत ज्यादा मात्रा में आर्सेनिक मिला हुआ था, जिससे मिठाई जहरीली हो गई थी। ये वही आर्सेनिक है जो चूहा मारने वाली दवाई में होता है। क्योंकि ये नॉर्मल से 250 गुना ज्यादा है, इसका मतलब ये इसका उद्देश्य सिर्फ लोगों की जान लेना ही था। अब पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जांच करवा रही है ताकि मामले में और भी खुलासे हो सके। इधर पुलिस ने कुछ संदिग्धों से पूछताछ शुरू कर दी है। बीते 8 जनवरी को लावारिस तौर पर रखी मिठाई खाने से अलग अलग परिवारों के 5 लोगों की तबीयत बिगड़ी थी, जिनमें से 3 की मौत हो गई है।
बिहार के पटना में एक पति ने बड़ी बेरहमी से अपनी पत्नी की हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी पति फरार है, जिसकी पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। 2024 में विजेंद्र और प्रीति की शादी हुई थी। दोनों शादी के बाद खुश थे, लेकिन कुछ महीनों से पति विजेंद्र का व्यवहार अचानक से बदल गया और वो छोटी छोटी बातों पर प्रीति से लड़ने लगा। लेकिन देर रात तो हद ही हो गई। जब प्रीति अपने दोस्तों के साथ एक धार्मिक शोभा यात्रा में डांस करने गई तो विजेंद्र आग बबूला हो गया। रात में दोनों के बीच विवाद हुआ और इसी दौरान पति विजेंद्र ने प्रीति की सलबट्टे से कूचकर हत्या कर दी। जब तक प्रीति को अस्पताल ले जाया जाता तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। वारदात को अंजाम देने के बाद विजेंद्र महिला के सभी गहने लेकर फरार हो गया। पुलिस अब आरोपी की तलाश में जुटी है। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में शमशान घाट से अस्थियां चुराने का एक मामला सामने आया। हालांकि चोरी की ये वारदात शमशान घाट में लगे हुए सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। वीडियो में दिखाई दिया कि कुछ महिलाएं शमशान से अस्थियां चुरा रही हैं। इसके बाद तीनों महिलाएं चुपके से फरार हो गई। इस बात की जानकारी जैसे ही बेटे को लगी तो वो अपनी बहन के साथ खाली मटका लेकर पुलिस थाने पहुंच गया। नाबालिग ने आरोप लगाया कि उसकी बुआ और दादा बिना बताए पिता की अस्थियां चोरी करके भाग गए। परिजनों का कहना है कि पति पत्नी के बीच लंबे समय से पारिवारिक विवाद चल रहा था और इसी विवाद के चलते इस तरह की घटना को अंजाम दिए जाने की आशंका जताई जा रही है। इधर पुलिस ने मामले की शिकायत दर्ज कर ली है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में मंत्री दामोदर राज नरसिम्हा महिलाओं को साड़ी बांट रहे थे, लेकिन साड़ी वितरण कार्यक्रम में हंगामा तब हुआ जब महिलाओं ने साड़ी लेने से इनकार कर दिया। तेलंगाना सरकार में मंत्री दामोदर राज नरसिम्हा मंच पर साड़ी बांट रहे थे, तभी एक महिला उनसे बहस करने लगी। महिला ने साड़ी लेने से इनकार किया और मंत्री जी को उनका वादा याद दिलाया। महिला ने कहा कि चुनाव के समय महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने का वादा किया गया था, लेकिन तेलंगाना सरकार ने अपने इस वादे को पूरा नहीं किया। हमें साड़ी नहीं, हर महीने 2500 रुपए चाहिए। कार्यक्रम में मौजूद दूसरी महिलाओं ने भी उस महिला का समर्थन किया। दूसरी महिलाओं ने भी सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया, जिसके बाद मंत्री दामोदर राज नरसिम्हा असहज हो गए और उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। बिहार के दरभंगा से चौंकाने वाला एक मामला सामने आया। यहाँ एक अपराधी पुलिस कस्टडी से फरार हो गया। हालांकि कुछ देर बाद उसे पकड़ लिया गया। पुलिस आरोपी का मेडिकल कराने के लिए उसे जिला अस्पताल लाई थी, लेकिन इसी दौरान ये बदमाश पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर फरार हो गए और पास के ही एक नाले के अंदर जा छिपा। पुलिस बुलाती रही, लेकिन चोरी का ये आरोपी काफी देर तक अंदर छुपा रहा। देखते ही देखते वहाँ लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। पुलिस के अधिकारी भी मौके पर पहुँच गए। काफी देर तक नाले में घुसने के बाद जब आरोपी की तबीयत खराब होने लगी तो वो खुद ब खुद बदहवाश होकर बाहर निकल आया। इसके बाद पुलिस इसे फिर से अस्पताल ले गई, जहां उसका इलाज चल रहा है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में शहर के बीचों बीच एक एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया, जिसके बाद वहां हड़कंप मच गया क्योंकि छोटा प्लेन केपी कॉलेज के ठीक पीछे गिरा। संयोग ठीक था कि प्लेन तालाब में गिरा नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। एयरक्राफ्ट के गिरते ही स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। तालाब के अंदर तो लगभग एंट्री कम से कम 5-7 लोग मारे हैं। तो उनसे पूछा पहले खिड़की के बाहर से ही कि मतलब आप लोग सेफ हैं, तो बोले कि हाँ वो सेफ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर उसके बाद हम लोगों ने पूछा, उसके बाद उनको बाहर लेके आ गए। उज्जल कुम्भी शायद ज़्यादा थी, इसलिए हम लोग उधर नहीं ले जाके इधर ही लेके आए, क्योंकि इधर लेके आना सुगम था। ये वायुसेना का माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट था, जिसमें 2 पायलट सवार थे। वायुसेना के मुताबिक विमान ट्रेनिंग सॉटी पर था। जैसे ही विमान ने संतुलन खोया, जमीन पर टकराने से पहले दोनों पायलट पैराशूट के जरिए सुरक्षित विमान से बाहर आ गए। वायुसेना ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। इस तरह के छोटे एयरक्राफ्ट ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स और एडवेंचर गेम्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। राजस्थान के जोधपुर में उस वक्त हाई प्रोफाइल मामला देखने को मिला जब कार्यकर्ताओं के साथ मनरेगा योजना का नाम बदलने का विरोध कर रहे कांग्रेस विधायक अभिमन्यु पुनिया ने एसडीएम से ही बदसलूकी कर दी। बहसबाजी के बीच अभिमन्यु पूनिया ने ज्ञापन को फाड़ा और फिर इसके टुकड़े एसडीएम के मुंह पर दे मारे। ऐसा लगा ही नहीं कि कांग्रेस विधायक किसी सरकारी अधिकारी को ज्ञापन देने आए थे, बल्कि लगा कि वो किसी आम आदमी को सबक सिखाने आए थे।
पेपर फाड़ा और मुंह पर दे मारा। कांग्रेस मनरेगा बचाओ महासंग्राम यात्रा निकाल रही थी। उसी में विधायक अभिमन्यु पूनिया कार्यकर्ताओं के साथ ज्ञापन देने कलेक्ट्रेट पहुंचे थे, जहां पुलिस के साथ कार्यकर्ताओं की धक्का मुक्की भी हुई। आरोप है कि ज्ञापन लेने के लिए एसडीएम खुद बाहर नहीं आए, लेकिन एसडीएम जब बाहर आए तो उनको ज्ञापन कैसे सौंपा गया वो तरीका चर्चा में है। अब इस तरीके पर बीजेपी कांग्रेस को घेर रही है। ये है कि उनको कोई जनता का काम नहीं करना, सिर्फ दिखावा करना है और प्रोपोगंडा करके फेमस होना है। इतना घटिया काम नहीं करना है। यूपी के उन्नाव में भू माफियाओं के खिलाफ बड़ा एक्शन हुआ। सहायक अभिलेख अधिकारी के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने अवैध कब्जे को बुलडोजर से ढहा दिया। बुलडोजर के चलते ही भू माफियाओं में हड़कंप मच गया था, क्योंकि प्रशासन ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। भू माफियाओं ने कटरी पीपरखेड़ा इलाके में कीमती सरकारी जमीन पर अवैध रूप से प्लॉटिंग कर रखी थी, जिसे महंगे दामों में बेच भी रहे थे। करीब 18 बीघा सरकारी जमीन पर अवैध प्लॉटिंग की गई थी, जिसकी कीमत करीब 36 करोड़ है। प्रशासन ने कब्जा हटाने के लिए नोटिस भी भेजा था, लेकिन भू माफिया नहीं माने, जिसके बाद टीम बनाकर प्रशासन ने सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में तैनात रहे तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी एक बार फिर चर्चा में है। दरअसल कुछ दिन पहले संभल की अदालत ने अनुज चौधरी के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया था, लेकिन जिस जज की बेंच ने यह आदेश दिया, उस जज का तबादला कर दिया गया। पूरा विवाद संभल हिंसा से जुड़ा है। तब अनुज चौधरी संभल के सीओ थे। हिंसा में आलम नाम के युवक की पुलिस की गोली लगने से मौत हो गई थी और परिवार ये दावा करते हुए कोर्ट पहुंचा कि आलम रेहड़ी लगाता था, जिसे पुलिस ने बेवजह मार डाला। इस अर्जी पर सुनवाई करते हुए संभल के सीजेएम विभांशु सुधीर की अदालत ने 13 जनवरी को एक आदेश दिया। आदेश में लिखा था कि संभल के तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी के खिलाफ केस दर्ज किया जाए। सीजेएम विभांशु सुधीर की अदालत ने अनुज चौधरी के साथ साथ 17 और पुलिस कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को कहा था। पहले तो संभल पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से ही इनकार कर दिया और निचली अदालत के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती देने की बात कही, और अब सीजेएम विभांशु सुधीर का 7 दिन बाद ही तबादला हो गया। विभांशु सुधीर को सुल्तानपुर में सिविल जज सीनियर डिवीजन के पद पर भेजा गया है, जिसे विपक्ष उनका डिमोशन भी बता रहा है। कुछ समय पहले ही अनुज चौधरी का प्रमोशन हुआ था। वो इस वक्त फिरोजाबाद में एडिशनल एसपी के पद पर तैनात है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि सरकार अनुज चौधरी को बचाने में लगी हुई है और न्यायपालिका में दखल दिया जा रहा है। तबादले की सूची इलाहाबाद हाई कोर्ट से जारी हुई, लेकिन आरोप सरकार पर लगने लगे और इन्हीं आरोपों के साथ वकील प्रदर्शन करने उतर आए। सीजेएम के पद पर जिस आदित्य सिंह को विभांशु सुधीर की जगह नियुक्त किया गया है, वो भी चर्चित रहे हैं। आदित्य सिंह की कोर्ट ने ही संभल के श्री हरिहर मंदिर बनाम शाही जामा मस्जिद सर्वे के आदेश दिए थे। आदित्य सिंह को प्रमोशन दिया गया है, जिसके बाद वो संभल के सीजेएम नियुक्त हुए हैं। काले कोट पहने हुए ये वकील इस मामले में राजनीतिक दखल के आरोप लगा रहे हैं। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, जब डरता है, पुलिस को आगे करता है। ये प्रदर्शन चंदौसी कोतवाली के पास जिला एवं सत्र न्यायालय में हुआ, जो अब वायरल है। वैसे तो अक्सर सियासत से जुड़े मुद्दे अदालत की दहलीज तक पहुंचते हैं, लेकिन इस बार अदालत के अंदर का ये मुद्दा सियासत की दहलीज तक आ पहुंचा है। अखिलेश यादव ने उम्मीद जताई है कि बड़ी अदालतें इस मामले में स्वतः संज्ञान लेंगी। अनुज चौधरी के खिलाफ आदेश देने वाले सीजेएम विभांशु सुधीर का तबादला हुआ तो अखिलेश यादव ने सियासी मोर्चा खोल दिया। सपा अध्यक्ष ने सोशल मीडिया पर लिखा, सत्य स्थानांतरित नहीं होता, उसका स्थान अचल है। अखिलेश यादव ने ये भी कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता का हनन सीधे सीधे लोकतंत्र का हनन है। मुझे उम्मीद है उसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अपने आप से संज्ञान लेगा। मैं समझता हूँ देश के जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं और जो जजेस लोग हैं, वो स्वयं संज्ञान इस बात को लेंगे। ये हमारे और आपकी चर्चा की बात नहीं है। उधर कांग्रेस कह रही है कि ये तो होना ही था। राजनीतिक उद्देश्य ये है कि जो भी जज सरकार के नैरेटिव के खिलाफ जा करके अगर कोई आदेश देगा तो उसको हम तबादला कर देंगे। कांग्रेस कह रही है कि सिर्फ एक तबादला नहीं बल्कि दूसरे जजों के लिए संदेश भी है। देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में शामिल आईआईटी कानपुर एक बार फिर सवालों के घेरे में है। पीएचडी कर रहे एक छात्र ने हॉस्टल की 6ठी मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी, जिसकी
पहचान राजस्थान के राम स्वरूप ईशाराम के रूप में हुई। 6वीं मंजिल से कूदने के बाद छात्र को गंभीर चोटें आई। उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उसे बचा नहीं पाए। बताया गया कि छात्र मानसिक तनाव के दौर से गुजर रहा था। जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है उससे पता चला है कि ये डिप्रेशन के प्रॉब्लम थी और कई बार इनकी काउंसलिंग भी हो चुकी थी। राम स्वरूप अपने परिवार के साथ यहाँ रहते थे। छात्र ने ये कदम क्यों उठाया इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन इस घटना के बाद एक बार फिर छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर सवाल खड़े हो गए हैं। और अब बात नोएडा के उस गड्ढा सिस्टम की जिसने होनहार इंजीनियर युवराज मेहता की जान ली। हादसे की एसआईटी जांच कर रही है और एक्शन पर एक्शन भी हो रहे हैं, लेकिन जो खुलासे हो रहे हैं उससे ये लगता है कि नोएडा के सिस्टम में ही गड्ढा है। मल्ली बाबू इसमें गिर गया, इस पानी में एक खड्डे में डूब गया पूरा मल्ली। सामने पानी से भरा गड्ढा है और उसके ऊपर ट्रक लटका है। तस्वीरें 31 दिसंबर की हैं। अब इस तस्वीर को देखिए। कार पानी से भरे गड्ढे से निकाली जा रही है। कार सवार युवराज मेहता की मौत हो गई और ये हादसा 16 जनवरी की दरमियानी रात का है। तस्वीरें गौर से देखेंगे तो नोएडा के गड्ढा सिस्टम की पोल आप खुद ब खुद खोल देंगे, क्योंकि जगह वही गड्ढा वही। अंतर बस इतना कि तब ट्रक ड्राइवर की जान बच गई थी, लेकिन इस बार कार सवार मारा गया। बड़ी जांच पड़ताल के बाद 31 दिसंबर को हुए ट्रक हादसे का वीडियो एबीपी न्यूज के हाथ लगा, जिसने नोएडा अथॉरिटी के गड्ढा सिस्टम की पोल खोल दी और कई सवाल भी खड़े कर दिए। सवाल है कि जब 31 दिसंबर को ट्रक की टक्कर से दीवार टूट गई थी तो 16 दिन बाद भी उसकी मरम्मत क्यों नहीं कराई गई। सवाल ये भी कि अगर वहाँ 90 डिग्री मोड़ है तो वहाँ चेतावनी बोर्ड क्यों नहीं लगाए गए। और सबसे बड़ा सवाल है कि अगर वहाँ डिवाइडर इतना कमजोर था कि उससे कोई भी गाड़ी तोड़ सकती थी तो मजबूत दीवार क्यों नहीं बनाई गई। ये वो सवाल है जिसका आत्ममंथन अगर नोएडा अथॉरिटी उस दिन कर लेती है जिस दिन ट्रक हादसे का शिकार हुआ, तो शायद आज युवराज नहीं मारा जाता। आज सिर्फ युवराज का परिवार ही नहीं बल्कि पूरा देश युवराज के लिए इंसाफ मांग रहा है। युवराज को इंसाफ दिलाने की इस मुहिम में एबीपी न्यूज की टीम पड़ताल करते करते उस ट्रक ड्राइवर तक जा पहुंची जो 31 दिसंबर की रात उसी जगह हादसे का शिकार हुआ था जहां युवराज के साथ ये हादसा हुआ। ट्रक ड्राइवर गुरविंदर सिंह से हमने बातचीत की तो गुरविंदर ने नोएडा के गड्ढा सिस्टम की ऐसी पोल खोली जिसे सुनकर तो हम भी दंग रह गए। रोड से ठीक 10 कदम पे वो नाला है, तो जैसे मेरी गाड़ी नीचे उतरी मैंने तुरंत हैंड ब्रेक फेंक दी, लेकिन गाड़ी को रुकने के लिए जगह चाहिए। गाड़ी रुकती रुकेगी तो गाड़ी वो नाला पार कर गई। ट्रक ड्राइवर गुरविंदर सिंह ने बताया कि वहाँ ना कोई ब्रेकर है ना कोई साइन बोर्ड है, ऊपर से सड़क से लगा हुआ नाला है। ऐसे में उसके साथ भी वही अनहोनी हो सकती थी जो युवराज के साथ हुई। फर्क सिर्फ इतना था कि किस्मत ने उसका साथ दिया। तो मैंने जैसे टायर पे पाँव रखा तो टायर तो फ्रीज आगे वाला, मैं नीचे गिर गया। उसके बाद मैं नीचे गिर गया, मेरे पीछे एक स्कूटरी पे आदमी आ रहा था, लड़का। उसने लाइट जगाई, बोला सरदार जी ठीक हो? मैंने बोला हाँ मैं ठीक हूँ। तो मेरे इतना पानी था, तो अगर वो लड़के नहीं आते मैं तो मर जाता नीचे। कौन देखता रात को? क्योंकि 2 घंटे तक युवराज तड़पता रहा, लोगों से मदद मांगता रहा। पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम मौके पर थी मौजूद, लेकिन कोई उसे बचा नहीं पाया। इसीलिए हम कह रहे हैं कि यह हादसा नहीं, ये तो हत्या है और इसका दोषी है नोएडा का गड्ढा सिस्टम। सिस्टम इसलिए भी दोषी है क्योंकि जिस इलाके में ये घटना हुई वहाँ के सरकारी रिकॉर्ड बताते हैं कि इसमें सीधे नोएडा प्राधिकरण की लापरवाही है। 2015 में प्राधिकरण ने सेक्टर 150 में ड्रेनेज योजना के तहत हेड रेगुलेटर बनाने की योजना तैयार की थी। ड्रेनेज योजना के लिए कई बार सर्वे भी हुआ था। इस काम के लिए 13.5 लाख रुपए की मंजूरी भी मिल गई थी, लेकिन नोएडा प्राधिकरण की लापरवाही से ड्रेनेज योजना फाइलों में ही दम तोड़ती रही। इंजीनियर युवराज की मौत में घोर लापरवाही सामने आई, लेकिन सबसे बड़ी लापरवाही नोएडा प्राधिकरण की सामने आई है। जो जिम्मेदार विभाग हैं वो एक दूसरे पर ब्लेम गेम खेलते रहे और पिछले 10 सालों से ये योजना फाइलों में दम तोड़ती रही। बड़ी बात यह है कि एबीपी न्यूज की टीम ने नोएडा प्राधिकरण, ट्रैफिक सेल, सिविल विभाग और जल विभाग के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई कैमरे के सामने बोलने को तैयार नहीं हुआ।
इस वक्त हम जल विभाग के महाप्रबंधक आरपी सिंह के दफ्तर के बाहर मौजूद हैं और हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उनसे हमारी बात हो जाए। फिलहाल वो इस वक्त अपने दफ्तर में मौजूद नहीं हैं। हमने फोन के माध्यम से भी उनसे संपर्क करने की कोशिश की, उनसे जानने की कोशिश की कि जो आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं उन आरोपों को लेकर उनका क्या कहना है। हालांकि उन्होंने कैमरे पर कुछ भी बोलने से मना कर दिया है। अब हम आपको उन अधिकारियों के चेहरे भी दिखा रहे हैं जो कहीं ना कहीं युवराज की मौत के लिए जिम्मेदार माने जा रहे हैं और जिनकी लापरवाही से इंजीनियर युवराज की जान चली गई। युवराज की मौत के बाद नोएडा अथॉरिटी, नोएडा पुलिस लापरवाही की गर्म चादर छोड़कर नींद से ऐसा जागा कि एक साथ कई फरमान सुना दिए गए। आदेश दिया गया कि मृतक युवराज की कार की टेक्निकल जांच होगी। हादसे वाली जगह पर एसआईटी सीन रिक्रिएट करेगी। ये पता लगाएगी कि कार कहां से आई और कैसे पानी भरे गड्ढे में गिरी। वहीं फॉरेंसिक टीम भी इंजीनियर की मौत की जांच में जुट गई है। वहीं सैटेलाइट इमेज से भी इस हादसे की पड़ताल की जा रही है। सैटेलाइट इमेज से पता चला है कि नवंबर 2021 से ही गड्ढे में पानी भरा हुआ था, लेकिन अथॉरिटी के किसी अधिकारी ने इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।